पानी का सत्व से पारी को स्वर्ण में परिवर्तित करना। ये एकदम से नया टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि जंगल की जड़ी बूटी से या हड़ताल से, मनसिल से, गंधक से, नंबर ऑफ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इस चीज़ से पारद को स्वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। आज एकदम से नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा कि पानी का सत्व के साथ पानी का सत्व को मिला के भी पारे को सीधा स्वर्ण में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये बात विश्वासजनक तो थी नहीं, पर जब हमारे एक संत श्री से मिलना हुआ, उस संत श्री एक पहुँचे हुए थे और बात बात में वो भी जो भी बताते थे उसकी सत्यता परखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बातचीत से पता चल ही जाता है कि आदमी कितना सच बोलता है। तो जब उसने ये बात बताई तो एकदम सोच में गिर गए कि कभी पानी का भी, पहली बात कि पानी का भी तो कोई सत्व होता है, पानी अपने आप में सत्व है। तब पानी का सत्व वो क्या होता है? तो पानी का सत्व को समझने से पहले हमें सत्व क्या है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लॉजिक जो संत श्री थे उसने समझाई थी, वही जो है वो उसके जो मुझे उससे जो याद रहा वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो भी हंस पड़े थे जब हम लोगों ने क्वेश्चन टेक करके, मतलब जब नई बात आती है तो पता चली जाता है कि ये अपने हम लोगों के भेजे में नहीं गई है। तो उस टाइम पे वो संसदी भी हंसने लगे और उसने कहा कि ये बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है ना कि पानी का भी सत्व होता है। तो चले पहले सत्व क्या है वो समझते हैं। तो सत्व के बारे में जब बात आए तो सब लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि चलो सत्व क्या है समझते हैं। तो उसने बताया कि देखिए, कीमियागिरी के अंदर सत्व को बहुत ही गलत तरीके से समझा गया है। जैसे आगे आगे का आप टॉपिक देखोगे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि पारा जो बनाया जाता है वो अलग अलग किस्म का और अलग अलग उपयोग के लिए बनाया जाता है। द सेम वे सत्व जो शब्द है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पारा बनाना जो ज़रूरी था, ऐसे सत्व क्या है उसको भी समझना ज़रूरी था। जैसे पारा जो है वो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरह से बनाते हैं और उसकी उपयोगिता अलग अलग है, और वो सब जो उपयोगिता को साइड पे रख के हम लोग उसको कीमियागर का फॉर्मूला समझ के जो हम गलती आज तक कर रहे थे, वही गलती हम लोग इस सत्व के बारे में कर रहे हैं, वैसा उस संत का कहना था। तो अभी मुद्दे पे आते हैं तो वो बताते थे कि भाई जो सत्व है उसकी जो नींव है हमारे कीमियागिरी में वो गलत तरह से पड़ी है, उसकी थोड़ी सोच अलग थी। तो बातें करते करते पता चला कि भाई सत्व क्या होता है। तो बोले आप लोगों ने भी सुना होगा, हड़ताल का सत्व निकालो, मनसिल का सत्व निकालो, गंधक का सत्व निकालो, बराबर है, अभ्रक का सत्व निकालो, सिंगरफ का सत्व निकालो। तो ये सब आपने सुना है ना। पर पहली बात है कि ये सब चीज़ का सत्व होता है क्योंकि ये सब तो खनिज है, मिनरल्स है, वो अपने आप में ही जो भी है वो है। तो आप उसमें से सत्व कैसे निकालोगे? मैं जानता हूँ कि जब ये बात कर रहा हूँ तभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते होंगे, या आप मुझसे विरुद्ध होंगे, या आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। पर ये पूरा सुनिएगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं हड़ताल का सत्व निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, आप ऐसा बोलोगे, बरोबर है। तो आपने जब हड़ताल का सत्व निकाला तब आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने उसके अंदर गर्मी दी या कूट लगाया, कुछ भी किया, तो उसमें जो गर्मी थी उसमें गंधक अलग होती है और आर्सेनिक अलग होती है, उसका वो अलग हुआ ना, तो उसका प्रोपोर्शनेट नहीं हुआ। आप समझना, आपने जो भी पुट किया या कोई भी प्रोसीजर से सत्व निकालने की जो कोशिश की तो वो सत्व नहीं निकला है, वो दोनों को आपने अलग किया है। याद रखो, ये तफावत है, सत्व नहीं है, आपने वो चीज़ को अलग किया है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको हीट दोगे तो गंधक ऐसी चीज़ है जो उड़ जाएगी, आर्सेनिक का जो टेम्परेचर है वो अलग है, सल्फर का टेम्परेचर अलग है। आप बोलोगे मैंने मिट्टी में ये किया, वो ठीक है, आप देख लो, ये बात को समझने की कोशिश करिए, वहाँ पे सत्व नहीं निकल रहा है।
सत्व नहीं निकल रहा है, हम लोग उसको सिर्फ अलग कर रहे हैं। अलग, हाँ, उसका अगर आपको टेक्निक पता है फिर भी आपने सत्व निकाला है, पर वो जो बात संत जी ने बताई उसके हिसाब से वो सत्व नहीं है। वो सत्व नहीं है जो हम लोग प्रोसेस करके बोलते हैं कि ये गंधक का सत्व है, इसका सत्व है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा नींव उधर ही अलग हो गया। अच्छा, ये सत्व शब्द आया कहाँ से, वो भी एक समझने की बात है। ये जो सत्व शब्द है ना, वो रस शास्त्र में भी है और आयुर्वेदिक शास्त्र में भी है। तो हुआ क्या है कि आयुर्वेदिक वालों ने जो भी था, हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहे, ये जनरल बात चल रही है, हमको कोई हक नहीं है किसी के क्रिटिसाइज करने का, पर हम लोगों को कहाँ पे तकलीफ आया है जिसकी वजह से आज कोई भी सक्सेस नहीं है, उसका रीज़न ढूंढना बहुत जरूरी है। किसी ने भी ये रीज़न ढूंढने की कोशिश नहीं की है और इसी वजह से ये सब लोचा लबाचा हुआ है। तो कुल मुद्दे पे फिर आते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि सत्व जो शब्द है वो रस शास्त्र में भी है और आयुर्वेदिक शास्त्र में भी है। तो आयुर्वेदिक के अंदर का जो रस का मीनिंग है वो अलग है, सत्व का मीनिंग जो है वो अलग है। इसी तरह से रस शास्त्र में रस का मीनिंग और सत्व का मीनिंग अपने आप में नरेशन किया गया है। जब रस शास्त्र को किसी आयुर्वेदिक की बेस पे से सुनने की समझने की कोशिश की गई, क्योंकि हमने क्या कहा, अब सत्व बराबर, तो रस पॉइंट ऑफ व्यू, रस शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू सत्व का क्या मतलब होता है वो न जानते हुए हमने उसका मतलब ढूंढने के लिए आयुर्वेदिक में चले गए, जिसकी वजह से आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में उसका मीनिंग पता चला। पर रस शास्त्र वो जो सत्व कहना चाहता है उसका क्या मतलब है। से फॉर एग्जाम्पल, अभी बोलोगे कंफ्यूज कर रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बात को समझा रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल एलम ले लेते हैं, एलम फिटकड़ी। अभी आप बोलोगे कि फटकड़ी जो है वो किसका सत्व है, क्या आप बता सकते हो? जो भी जानता है यहाँ पे कमेंट करे, अगर जानते हो तो जरूर से आप कमेंट करिए कि एलम यानी फटकड़ी किस चीज़ का सत्व है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, अगर ये अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिए। पर ये जो एल्यूमिनियम यानी एलम फटकरी, वो सत्व है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो मेटल है उसका सत्व को फटकरी बोलते हैं। तो ये देखा आपने कितना दोनों में कंट्रोवर्सी है, ये बात को समझिए। हाँ, वो अलग बात है कि आज की जो फिटकरी है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है, उसका कंपोजिशन वो सब आपको पता है। पर कुल मिला के आप देखो तो किसी को भी आप पूछोगे तो वो जो फिटकरी है वो एल्यूमिनियम का सत्व गिनी जाती है, कही जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात समझनी है तो मैं फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो सत्व है वो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, नहीं कि रस शास्त्र की ओर से। इसीलिए सत्व का मीनिंग बदल गया और हम लोग वहाँ पे मिसगाइड हो गए और वो जो मटेरियल है उसका अलग कर दिया। जैसे हड़ताल या मनसिल ले लिया तो उसका हमने आर्सेनिक अलग कर दिया, गंधक उड़ गया और हम वो जो बचा है उसको ही सत्व समझने लगे। तो ये बात मुझे लगता है कि अभी आपको शायद एकदम से क्लियर हो गई होगी। और सिंपल भाषा में अगर बोले तो सत्व का क्या मतलब है पता है? सत्व को आप एक ही अगर सिंपल भाषा में समझिए, चाहे आयुर्वेदिक भाषा में समझिए या रस सिद्धि शास्त्र में समझिए, पारे के अंदर वो चीज़ विलय हो जानी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए, ग्रैब हो जानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना पारा बुभुक्षित करिए, जिससे वो कोई भी चीज़ वो खा जाए। ठीक है, तो कई लोग तो ऐसा करते हैं कि पारे को इतना बुभुक्षित कर देते हैं कि कुछ भी डालो पत्थर को भी खा जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक है। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे सब कन्फ्यूजन्स होते हैं और इच्छित परिणाम नहीं मिलते, फिर कॉमेंटें आने लगती है। तो पारा जो भी है, जहाँ पे हिंट क्या दी थी, हिंट ये दी थी कि पारा चाहे कितना भी सोना खा जाए या कुछ भी खा जाए तो उसको वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ये देखा, तो ये रस शास्त्र का प्रिंसिपल है। रस शास्त्र का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पारे को कुछ भी खिलाओ, वो खिलाने के बाद वो पारा का वजन नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये उसका इंडिकेशन हुआ। तो ये जो आप उसको क्या खिलाओगे, सत्व खिलाओगे। जब आप सत्व खिलाओगे तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना खाते हैं तो क्या हमारा खाने से हमारा वजन बढ़ जाता है? आप समझिए बात को। पारा जिंदा है, पारा जिंदा है तो उसको खिलाना चाहिए और उसको खिलाएंगे तो उसका वजन ऑफकोर्स नहीं बढ़ेगा। तो हमारी ओर से सत्व का ये मतलब निकलता है। फिर स्वामी जी ने जो संत जी थे उसने बताया कि चलो अभी सत्व के बारे में आपको पता चल गया हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट लिया। तो संत जी ने बताया कि देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि गंधक का तेल बना लो,
हड़ताल का तेल बना लो, मनसिल का ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। ये जो एक बुजुर्ग, उसके जो संत, ये जो हमारे जो संत के साथ डिस्कशन होते थे ना, वो कई बार, एक बार जंगल में घूम रहे थे तो उसी टाइम पे उसको एक बुजुर्ग महात्मा मिले थे, जिसके बारे में उसके साथ बातचीत हुई। तो वो बुजुर्ग महात्मा ने ये बात बताई। क्या बात बताई पता है आपको? कि वो सिर्फ सत्व से, किससे? सिर्फ सत्व से अपने सामने आधे घंटे में पारे में से सुवर्ण बना लेते थे। ठीक है, तो उसका पूरा जो डिटेल्स है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। कि जब हमारे जो ये जो संत जी थे, वो जब वो बुजुर्ग महात्मा से मिले, तो उसने पूछा कि क्या आप लगते हैं पढ़े लिखे हो? तो उसने बोला हाँ पढ़ा लिखा हूँ। तो बोले आपको पता है पानी का सत्व क्या है? तो भी ये थे हमारे जैसे, तो उसने बोला पानी पानी होता है, पानी का सत्व नहीं होता है। पर यहाँ पे एक कहावत याद आती है, अगर आपको पता हो तो। एक कहावत है कि आप समान बल नहीं और मेघ समान जल नहीं। ठीक है, एक पुरानी कहावत है जो आप सब लोगों ने सुनी होगी। तो दिमाग चला कि भाई पानी का सत्व, ये बारिश का पानी को तो सत्व नहीं बोल रहे। तो उसने, जो संत जी थे, उसने बुजुर्ग महात्मा को बताया कि आप बरसात के पानी को तो सत्व नहीं बोलते। तो वो हंसने लगे और उसने बोला नहीं, बरसात के पानी को भी सत्व नहीं बोलते हैं। तो उसने बोला चलो अभी मुद्दे पे आते हैं करके, उसने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, बरसात का पानी लिया एक कांच के ग्लास में। वो जो बुजुर्ग महात्मा थे, उसने एक कांच के ग्लास के अंदर बरसात का पानी लिया और दो शीशी निकाली अंबर कलर की, और दोनों शीशी के अंदर से दो दो तीन तीन बूंद डाल के, वो बरसात के पानी जो कांच के ग्लास में थे उसके अंदर दो दो तीन तीन बूंद जो दो अंबर कलर की शीशी थी उसमें से डाल के फिर उसमें पारा डाल दिया और बातें करने लगे। तो उसके सामने एक गिलास पड़ा था और आधे पौने घंटे के अंदर वो जो पारे की जो गुट्ठी का बन गई और पूरी सुवर्ण में परिवर्तित हो गई। यानी 30 to 45 मिनट्स के अंदर उसके ही सामने पानी के सत्व से उसने पारद को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। तो फिर वहां पे थोड़ी आगे बातें हुई तो पता चला कि वो जो था, वो जो तीन मटेरियल था, जो तीन मटेरियल उसके सामने था, एक तो बरसात का पानी आपको पता चल गया, दूसरा था पानी का सत्व, ठीक है, और तीसरा था सेलोदक। अभी आप में से कितने लोगों ने सेलोदक का तो नाम सुना होगा? ठीक है, तो ये जो सेलोदक है, सेलोदक के बारे में भी थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी का सत्व तो अभी तक हमें भी पता नहीं चला है क्या कहना चाहते हैं। पर सेलोदक के बारे में थोड़ा रिसर्च करने से पता चला था कि जितने भी गोरक्षनाथ का जो नाथ संप्रदाय है, उसकी जो जूनी तपोभूमि है, उसके अगल बगल से सेलोदक निकलता था या मिलता था। जो भी इसके बारे में जानकारी है यहाँ पे कमेंट करिए, ताकि आपका नॉलेज भी हमारे साथ शेयर हो, लोगों को पता चले कि कहाँ तक अपना साइंस पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सेलोदक है, वो नाथ संप्रदाय के अंदर गोरखनाथ जी थे, उसके जो भी पुरानी जो तपोभूमि है, वहाँ पे अगल बगल में आप चेक करोगे, जनरली पता करने से पता चला है कि पुणे से आगे अगल बगल में या नर्मदा नदी के किनारे या जहाँ पे भी गोरक्षनाथ जी का, जिसको हम बोलते हैं ना, ये तपोभूमि होती है, वहाँ पे से सेलोदक मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे तीन मटेरियल और चार मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। एक बरसात का पानी, पानी का सत्व, सेलोदक और पारा, इतने चीज मिला के एकदम से ठंडी क्रिया बोलेंगे ना इसको, तो क्योंकि ठंडी क्रिया है, इसके अंदर कोई भी माथा पिच्ची है नहीं, कुछ करना नहीं है, और सीधा ही वो पारा अपने आप हमारे ही मतलब अपने सामने सुवर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ बात है जो शायद मुझे लगता है कि आपको कुछ नया मिला होगा, क्योंकि आपने भी मेरी तरह पारा, गंधक, हड़ताल, मनसील और ज़्यादा से अगर देखा होगा तो आयुर्वेदिक का पत्ते से तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। ये जो मैंने आज आपको नुस्खा बताया वो आपने शायद सुना नहीं होगा, और विश्वास करिए कि ये जो बताया गया है वो बहुत ही दुर्लभ जानकारी से प्राप्त किया गया है। पर यहाँ पे मैं आप सबसे ये भी पूछना चाहूँगा कि पानी का जो सत्व है वो तो वहाँ का वहाँ ही है, तो आपके हिसाब से पानी का सत्व क्या होना चाहिए? जो भी जानता है वो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि पता चले कि कौन कितने जानकार है। और कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उसका नॉलेज हमारा और आपका बढ़ाने की कोशिश करिए। तो आज